मॉर्निंग फ्रेंड्स। नया एपिसोड स्टार्ट हो रहा है। आदित्य अभी भी उस फाइल फोल्डर को लेकर वापस अपनी जगह पर खड़ा था और इंतजार कर रहा था कि आगे क्या होगा। कमरे की सारी नजरें बख्शी सर की तरफ थीं, लेकिन सिर्फ मृणाली की नजरें आदित्य को देख रही थीं। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और उसे समझ आ गया कि मृणाली स्माइल कर रही है। वो शायद इसलिए है क्योंकि वो भी आदित्य की इस बात से अब तक अग्री कर चुकी है और समझ चुकी है कि अगर आदित्य ने यह डिसीजन लिया है तो वो उसे पूरा करके ही मानेगा। तब आदित्य का ध्यान तोड़ते हुए बख्शी सर ने सुशील से कहा, सुशील, मैं चाहता हूं कि तुम आदित्य को अब फाइट के रूल्स बता दो। आदित्य, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि फाइट के रूल्स में मेरा कोई भी इंक्लूजन नहीं है और ना ही इस चीज में कि कौन सा फाइटर तुमसे किस टाइम लड़ेगा। इसके आगे जो भी होगा वो सुशील ने ही डिसाइड किया है और अगर यहां से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम्हें ही उससे डील करना पड़ेगा। आदित्य ने बख्शी सर की बात सुनकर गर्दन हिलाई और फिर उसने देखा कि सुशील अपनी जगह पर से खड़ा हुआ और फिर उसने गौतम से एक कागज मांगा और जब गौतम ने उसे पकड़ा दिया तब सुशील ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि फाइट के रूल्स आप सबके सामने डिक्लेयर करूं ताकि अगर किसी भी पॉइंट पर कुछ भी चीटिंग हो तो आप सबको पता चल जाए। आदित्य, तुम इन सबको सबसे ज्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर तुमने एक भी रूल तोड़ा या फिर सामने वाले ने तोड़ा और अगर तुम उसे नोटिस नहीं कर पाए तो दोनों ही चीजों की तुम्हें बहुत ज्यादा भरपाई करनी पड़ेगी। इसलिए मेरी हर एक बात और हर एक वर्ड पर अच्छे से ध्यान देना। सुशील आदित्य की तरफ देखने लगा। आदित्य को उसके चेहरे पर एक अलग ही चालाकी झलकी हुई दिख रही थी, जैसे वो आगे जो भी कहने वाला है वो आदित्य ने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर सुशील ने उस पर से नजरें हटाई और उस पेपर की तरफ देखकर आगे कहा, रूल नंबर 1, आदित्य ये कहता है कि अगर आज तुम फाइट शुरू करते हो तो हम डेली बस सूरज ढलने तक ही फाइट करेंगे। इसलिए फाइट ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 घंटे तक चलेगी। इस टाइम पीरियड में तुम जितने लोगों को मार सकते हो उतनों को मारने की तुम्हें छूट मिलेगी। हर फाइट के बाद 20 मिनट का एक ब्रेक होगा। अगर तुम्हारी कैपेसिटी ज्यादा है और तुमने एक ही दिन में फाइट खत्म कर दी तो अलग बात है, या फिर तुमने 20 फाइट करने के लिए 15 दिन लिए तो वो अलग बात है। जब तक तुम आखिरी फाइटर से फाइट नहीं कर लेते तब तक फाइट्स नहीं रुकेंगी। अनलेस और अनटिल अगर तुम किसी एक भी फाइट में हार गए तो तुम्हें दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जो होगा वही फाइनल होगा और फिर तुम अमित को बचाने की अपॉर्चुनिटी भी खो दोगे और जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसी तरह अपना सिर काटकर मेरे पापा के कदमों में रख दोगे। इतना कहने के बाद सुशील एक पल के लिए रुका और उसे लगा कि जैसे आदित्य कुछ कहेगा, लेकिन जब आदित्य ने कुछ भी रिस्पांस नहीं दिया तो उसने आगे कहा, आदित्य, दूसरा रूल यह है कि हम तुम्हें कभी भी नहीं बताएंगे कि कौन सा फाइटर तुमसे लड़ने वाला है। सब रैंडम बेसिस पर होगा और तुम्हें कभी भी उसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा कि अगला फाइटर कौन है। जब फाइट शुरू होने वाली होगी उसके पहले ही हम उसका नाम तुम्हें और सबको बताएंगे, तभी वो प्लेयर सबके सामने पहली बार आएगा। हम नहीं चाहते कि तुम किसी चीज के लिए प्रिपेयर रहो। उसके लिए हम एक भी पल के लिए ये रिस्क नहीं ले सकते कि तुम जीत जाओ, क्योंकि हम तुम्हारी कैपेबिलिटी को जानते हैं और उसके हिसाब से तुम पर और तुम्हारे अपोनेंट पर पैसा लगाएंगे। सट्टा तभी सक्सेसफुल होगा जब जीत के चांसेस इक्वल होंगे। सब फाइटर्स को पता रहेगा कि तुम एक ही फाइटर हो, इसलिए सब प्रिपेयर रहेंगे, लेकिन तुम्हें किसी के बारे में भी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलेगी। सुशील के इस रूल को सुनकर आदित्य और मृणाली थोड़ा सा हैरान हुए, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। सुशील को समझ आ रहा था कि आदित्य थोड़ा सा सोच रहा है कि शायद उसने अपना डिसीजन गलत ले लिया, लेकिन फिर उसने तीसरा रूल कहा, अगर सट्टे की बात हो ही गई है तो मैं तुम्हें बता दूं आदित्य कि जो भी लोग बाहर से आए हैं वो सब बैटिंग के लिए यहां पर आए हैं।
जैसा पापा ने कहा कि उन सारे एलाइट लोगों को फाइट करना और देखना पसंद है और इसलिए वो किसी भी प्लेयर पर पैसा लगा सकते हैं। यहाँ हम सब डिजिटल करेंसी में बात कर रहे हैं और इसलिए मैंने तुम्हें भी पैसों का इंतजाम करने के लिए कह दिया था। क्या तुमने पैसों का अरेंजमेंट कर लिया? हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने पैसों का अरेंजमेंट कर लिया है और तुम्हारी बैटिंग में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हें कोई लॉस नहीं होगा। आदित्य ने बड़े नॉर्मली और कॉन्फिडेंस के साथ कहा। उसकी इस बात को सुनकर सुशील और बाकी सब लोग हैरान थे, लेकिन जुबेर और वजीर ने कुछ भी हैरानी नहीं दिखाई। सुशील ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आदित्य पैसों का अरेंजमेंट कर लेगा और वो बस यही सोचकर बैठा था कि किसी तरीके से वो आदित्य के पार्ट्स बेचकर या फिर उसे थोड़ा धमकाएगा। लेकिन इस बात को सुनकर वो थोड़ा सा सहम गया था, पर फिर भी उसने रिएक्ट नहीं किया और आगे का रूल सुनाने का फैसला लेते हुए कहा, अगर पैसों की बात हुई है आदित्य, तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो आदमी जिस पर पैसा लगाएगा और फाइट में जो जीतेगा, पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से ही होगा। जितने भी पैसे एक प्लेयर पर लगेंगे उसका 80% उस प्लेयर के पास जाएगा और 20% पैसा हम रखेंगे। अगर तुम कोई सी फाइट जीतते हो तो पैसा तुम्हें नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसे हैंडल करने के लिए हम हमारी तरफ से मृणाली को चूज कर रहे हैं। मृणाली तुम्हारा पैसा सलामत रखेगी ताकि तुम भी अपने पैसों को लेकर कंफर्टेबल रहो और हमारे बीच में भी एक ऐसा पर्सन है जो हमारी बातों और हमारे डिसीजंस में इन्वॉल्व रहे। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो मृणाली? सुशील अपना सवाल पूछकर मृणाली की ओर देखने लगा और सारी नजरें उसकी तरफ ही हो गई। तब मृणाली ने अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरी और आदित्य को इस बात को सोचकर थोड़ा अच्छा लगा कि भले ही वो उसके साथ में नहीं है या फिर वो मृणाली से अच्छे से बात नहीं कर सकता, लेकिन उसके पैसे सही सलामत रहेंगे। तब सुशील ने आगे कहा, अगला रूल यह है आदित्य कि तुम बाहर की दुनिया से अब कोई भी कांटेक्ट नहीं रख सकते हो। जितने दिन ये फाइट चलेगी उतने दिन तुम हमारे साथ यहीं पर रहोगे। तुमने बाहर जहां अपनी गाड़ी पार्क की है वहां पर अपना टेंट तो जरूर देख लिया होगा और तुम उसी में रहोगे। वहीं पर तुम्हारा बेड लगा है और उसके अलावा जो भी तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी वो सारी चीजें फुलफिल करने के लिए बाहर बहुत सारे गार्ड्स हैं। तुम उनसे ही कह देना। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपने घर भी जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगे। इसका रीजन बस इतना ही है कि हम नहीं चाहते कि तुम हमारी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल हो और कोई भी तैयारी करो या फिर यहां से भागने की कोशिश करो। बस मृणाली के अलावा किसी से भी बात करने का तुम्हें राइट नहीं होगा। वो भी बस बीच ब्रेक में ही हो पाएगा। अगर मृणाली की इच्छा होगी तो वो तुमसे बात करेगी, वरना हम किसी को भी तुम्हारे पास तक आने के लिए अलाउ नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट या फिर हमें उसकी नीड नहीं लगेगी तब तक। सुशील की बात सुनकर आदित्य को समझ आ गया कि बाहर जो टेंट लगा है और उसमें जो बेड लगा है उसका रीजन क्या है। उसे इस रूल से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही अच्छी बात थी कि वो बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं रखेगा तो अपनी शक्तियों पर ज्यादा फोकस कर पाएगा और ना ही दूसरी चीजों से डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। ये बात सोचकर उसे थोड़ा बुरा भी लगा, लेकिन फिर भी उसने कुछ कहा नहीं। और तब सुशील ने छठा रूल सुनाते हुए कहा, अगला और लास्ट रूल है आदित्य कि तुम इस बात को अच्छे से जानते हो कि तुमने कितनी ट्रेनिंग की है और हम अगर तुम्हारे लेवल के लोगों को ही यहां पर तुमसे लड़ने के लिए लेकर आए हैं तो उन्होंने कितनी ट्रेनिंग कर रखी होगी। उनमें से किसी की मौत होना या फिर जिंदगी भर के लिए एक गहरी चोट लगना मुमकिन है। हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि जो भी यहां पर होने वाला है वो सब कुछ इल्लीगल है और कोई भी लॉ बख्शी विला के प्रीमाइसेस के अंदर फॉलो नहीं होगा। अगर तुम यहां पर किसी को मार भी डालते हो तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तुम्हें भी ना तो जेल जाना पड़ेगा और ना ही पुलिस कभी तुम्हारे पीछे पड़ेगी। इसलिए तुम इस बात का भी ध्यान रखना कि तुम चाहो तो किसी को भी मौत दे सकते हो
या फिर किसी से गिफ्ट में मौत ले भी सकते हो, क्योंकि बाकी लोग भी तुम्हारे मर्डर से इंपैक्टेड नहीं होंगे। बाकी तुम्हारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कितनी स्ट्रांग है ये तो हम धीरे धीरे करके देख ही लेंगे। यही सारे रूल्स है आदित्य। अगर तुम्हें इनमें से कोई भी परेशानी है तो तुम अभी कह सकते हो, वरना हम थोड़ी देर में फाइट शुरू करते हैं। सुशील ने जब अपनी बात कंप्लीट की तो सारी नजरें फिर से आदित्य की तरफ हो गईं और सब इंतजार करने लगे कि शायद आदित्य किसी भी रूल पर कोई आपत्ति जताएगा। लेकिन आदित्य बहुत शांत बैठा था। उसे एक भी रूल से प्रॉब्लम नहीं थी। जब उसने ये सुना कि वो किसी को भी मारने का फ्रीडम रखता है तब वो थोड़ा अच्छा भी महसूस करने लगा कि उसे अपने पंचेस होल्ड नहीं करने पड़ेंगे और अगर किसी पर ज्यादा गुस्सा आ गया तो वो उसे मौत के घाट भी आराम से उतार देगा। जब आदित्य ने कुछ नहीं कहा तब सुशील ने आगे कहा, ये सारे रूल्स वो थे आदित्य जो मैंने इस फाइट के लिए बनाए थे, लेकिन मैं तुम्हें एक बात और बता देना चाहता हूं कि मेरे पापा इतने पत्थर दिल नहीं है जितना तुम उन्हें समझते हो। इसलिए उन्होंने एक रूल और मुझे ऑफर किया है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम किसी एक को अपने साथ असिस्टेंट की तरह रख सकते हो जो तुम्हारी मदद कर सके, तो तुम अभी यहां पर मौजूद लोगों में से किसी एक को चूज कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि फाइट के दौरान तुम्हें थोड़ी सी मदद चाहिए होगी, जो आदमी तुम्हें उठाकर अपने टेंट तक ले जा सके। तुम मृणाली, मुझे या मेरे पापा के अलावा किसी को भी चूज कर सकते हो और हम उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जताएंगे। सुशील के इस रूल को सुनकर थोड़े लोग हैरान थे, लेकिन आदित्य को पता था कि वो उस रूम में बैठे हुए सिर्फ एक ही आदमी पर अभी भरोसा कर सकता है और उसने फिर कॉन्फिडेंस के साथ बिना कुछ सोचे ही कहा, मैं वजीर को चुनूंगा। वजीर, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? सुशील ने वजीर से पूछा। तब वजीर ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और सुशील ने आगे कहा, ठीक है, तो ये तय रहा कि वजीर ही आदित्य के साथ फाइट में रहेगा और हम आधे घंटे के बाद फाइट शुरू करेंगे। तब तक आदित्य तुम अपने टेंट में रेस्ट कर सकते हो और अगर मृणाली या वजीर चाहें तो तुमसे बात कर सकते हैं। अब तुम यहां से जा सकते हो। Thanks for viewing. Next episode is coming shortly.